Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 15th of the November 2023 we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. जैसा कि आज जो है 15 नवंबर को हम देख रहे हैं एडिटोरियल, तो इसमें एक एडिटोरियल आया है सर्च एंड सीजर। ये एक्चुअल में देखा जाए जो सुप्रीम कोर्ट का एक जो है गाइडलाइन आया है, और ये जो मीडिया पर्सन की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उससे रिलेटेड है, यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोर्सन है जो जीएस पेपर सेकंड है उससे जुड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए तो ये हमारे एथिक्स एंड इंटीग्रिटी से भी जुड़ा हुआ पेपर का हिस्सा है। सर्च एंड सीजर में देखा जाए अनफेटेड पावर टू सीज डिवाइसेज थ्रेटन फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ये इसमें मीडिया पर्सन को ये लगता है कि जो हमारी जो डिवाइसेज जो सीज कर ली जा रही हैं उससे जो है उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जो है नकारात्मक इफेक्ट पड़ रहा है। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने जो है यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि वो एक गाइडलाइन को फ्रेम करें जिससे कि मीडिया प्रोफेशनल जो हैं उनके जो इंटरेस्ट जो है उनके जो है अधिकार जो है सुरक्षित रहें। क्यों? क्योंकि जो ये अगर हम जानते हैं कभी कोई जांच एजेंसियां इंफोर्समेंट एजेंसियां जो हैं अगर जांच करती हैं तो इनके जो डिवाइसेज हैं वो क्या करती हैं, वो ले लेती हैं, एक्सेस ले लेती हैं, और जैसे कि स्पेशली स्मार्टफोन या लैपटॉप और उसे सीज कर लेती हैं। उसके बाद करते होता क्या है, वहाँ पर जो उनके बहुत सारी सूचनाएं हैं जो वो ले लेते हैं, जो कि एक्चुअल में विस्टिल ब्लोअर, जो हम यूपीएससी का जो सिविल सर्विस का जीएस पेपर 4 है उसमें विस्टिल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट है कि जो विस्टिल ब्लोअर है या कोई अदर पर्सन है जो जर्नलिस्ट को बताता है और इस कंडीशन पर कुछ सूचनाएं देता है कि हमारी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी, हमें जो है एक गुप्त रखा जाएगा। इससे देखा जाए तो उस पर्सन जो विस्टिल ब्लोअर का काम कर रहा है उसके ऊपर भी थ्रेट है, इसलिए उसके थ्रेट को बचाए रखना आवश्यक है। अब मीडिया प्रोफेशन की जो प्रोफेशनलिज्म है उस प्रोफेशनलिज्म का भी को बनाए रखने की आवश्यकता है। इसलिए जो जर्नलिस्ट का कम्युनिकेशन हो रहा है, ये कम्युनिकेशन जो डिवाइसेज हैं जो डेटा हैं उनको एग्जामिन करना जो है एक उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा सकते हैं, और इससे हो सकता है कि जो न्यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन या सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है उन पर जो है असर पड़ सकता है। इस फाइनली उनके ये क्या होगा, फाइनली उनके जॉब प्रोफाइल पर असर होगा, उनकी जॉब में डिस्टर्बेंस आएगा। इसके साथ साथ देखा जाए जो प्रेस की फ्रीडम ऑफ प्रेस है तो इस पर भी एक स्ट्राइक लग सकता है, और लाइवलीहुड जो राइट टू लाइवलीहुड है जर्नलिस्ट की वो भी अफेक्ट होगी। और साथ ही साथ जो डिजिटल डिवाइस है ये एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम में हर पर्सन के, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, मीडिया पर्सन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए बहुत जो है क्रिटिकल टूल बन चुका है। स्पेशली किसी भी प्रोफेशन में आज ये डिजिटल डिवाइसेज एक प्रोफेशनलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स बन चुके हैं। इसलिए ये गाइडलाइन जो जारी की गई है ये इंश्योर की जानी चाहिए कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं उनको इस तरीके की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए कि वो जो है सर्च और सीज करें। हाँ, अगर जुडिशियल वारंट हो तब उनको जो है ये परमिशन दी जा सकती है। आगे देखा जाए तो जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें जो है अपने ही प्रति जो है गवाही देने के प्रति जो है दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। इसके लिए क्या है, उनके मोबाइल से और या लैपटॉप से उनके पासवर्ड नहीं मांगे जाने चाहिए, या वो बायोमेट्रिक डाटा को मांगा नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा मांगा जाता है तो मान लिया जाए कि उनको स्वयं के प्रति गवाही देने के लिए उकसाया जा रहा है, जो कि आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 का ये उल्लंघन होगा। अगर देखा जाए तो अगर इसके पीछे जो है जो कुछ डाटा है जो लीक होने की बात होती है, इससे जो है ये श्योर होना चाहिए कि जो मीडिया पर्सन के कोई डिवाइसेज ली गई हैं वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लिया गया उससे लीक नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो थर्ड पार्टी के पास अगर कोई डाटा पहुँचता है तो फिर एक हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करे। या इसके अलावा कोई ऐसा डाटा किसी पर्सन के मोबाइल में या लैपटॉप में है जो कि मीडिया पास तो है लेकिन इन्फोर्समेंट एजेंसियों के पास वो डाटा इररिलेवेंट है, वो कोई उनके जांच से संबंधित नहीं है। तो अगर जांच से संबंधित नहीं है तो उसको जो है अगर कॉपी कर लिए हैं तो उसे डिलीट भी कर दें, ऐसा भी मांग की जा रही है। यानी देखा जाए तो एक्चुअल में जो सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है या जो मीडिया पर्सन ये द हिंदू न्यूज़पेपर का कहना है, जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है ये जो है हमें अलाउ की जानी चाहिए कि डिवाइसेस की क्लोनिंग कर ली जाए। और क्लोनिंग का फ़ायदा ये होगा कि जो जर्नलिस्ट हैं वो अपना कंटिन्यू रूप से वर्क करते रहेंगे, अदरवाइज उनके मोबाइल या लैपटॉप छीन लिए जाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्लोनिंग की जाए, कॉपी की जाए और उससे जो है उन्हें फ्री किया जाए। लेकिन हाँ, एक स्पेसिफाइड पीरियड में होना चाहिए और उसमें जो है किसी तरीके का डाटा ब्रिच नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो वो रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं जो डिवाइसेज की उनके भी जो है सीज कर रहे हैं तो एक इंश्योर करें कि इनक्रिमिनेटिंग जो है मटेरियल जो है उसे जो है इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के टाइम में नहीं लाया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए जो कोर्ट है, कोर्ट ने जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को डायरेक्शन दिया और इंडिकेट किया कि बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी
जो गाइडलाइन है इसको इस तरीके से ड्राफ्ट किया जाए कि उसमें ट्रांसपेरेंसी दिखा जाए, ट्रांसपेरेंसी का मामला दिखना चाहिए और पब्लिक कंसल्टेशन भी ले जाने की आवश्यकता है। तो कोर्ट ने रिफर क्या किया कि जो प्राइवेसी इटसेल्फ हैज़ बीन हेल्ड टू बी ए फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 21 की जो बात हम करते हैं राइट टू प्राइवेसी, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले पुट्टास्वामी केस में कह दिया था, इस केस में भी कोर्ट ने रिफर किया है कि प्राइवेसी का विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। देखा जाए तो मोटे तौर पर जो कोई भी पर्सन हो, चाहे मीडिया पर्सन हो या कोई अन्य प्रोफेशन में है, अगर कोई जांच एजेंसियां कोई जांच कर रही इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, तो अगर कोई डिवाइसेज जो अगर उनको अलाउ किया गया है कोर्ट के द्वारा तो वो सीज करें, सर्च करें, अदरवाइज जो न करें। और अगर सीज सर्च करती हैं जो उनके लिए डाटा इररिलेवेंट है उसको डिलीट कर दें, जो रिलेवेंट हैं वो अपने पास तो रखें लेकिन वो सीधे कोर्ट में प्रस्तुत करें, वो किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर न करें। तो ये इनका जो है मेन फोकस है। नेक्स्ट आर्टिकल है ए नॉर्वेजियन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियाज डिजिटल जर्नी। तो जैसा कि हम जानते हैं भारत ने जो है डिजिटल क्रांति में बहुत तेज़ी से काम किया है। तो इसी रेफरेंस में जो है एनी बेथे टीवी ने जो है एक नॉर्वेजियन मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी नॉर्वे की मिनिस्टर हैं और इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जो भारत की जो डिजिटल क्रांति है उसके ऊपर ये लिख रही हैं। अगर देखा जाए जो भारत के साथ साथ पूरे विश्व ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया है एसडीजी, जिसको 2030 तक का एजेंडा रखा गया पूरा करने के लिए, और उसमें एक चीज़ कहा गया लिविंग नो वन बिहाइंड, कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए। एक देखा जाए पावरफुल चैलेंज है सभी देशों के लिए, यूनाइटेड नेशन ने सबके लिए रखा है और इसे प्राप्त करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। लेकिन भारत ने कुछ ऐसे वे जो है क्रिएट किए हैं, भारत ने कुछ ऐसे प्रॉमिस किए हैं जिससे भारत एसडीजी गोल को कवर करने में, उसे अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा आगे है। इसके लिए जो है देखा जाए भारत के जो एस्पिरेशन देखी जाए तो भारत की जो 1.4 बिलियन 142 करोड़ आबादी है, ये सभी जनता के एक एस्पिरेशन को भारत सरकार का जो डाइवर्सिटी से युक्त हमारा देश है उससे जो है फुलफिल्ड करते हुए हम एसडीजी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें बढ़ने के पीछे जो हमारा जो सबसे बड़ा हथियार है वो है डिजिटल क्रांति, यानी जो हमने डिजिटल जो है क्रांति किया है, हमने एक जो है सोशल प्रोटेक्शन सभी लोगों के लिए इंडियंस के लाया है। इसमें जो है ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जो है इस जर्नी में बन करके उभरा है। नॉर्वेजियन मिनिस्टर का ये कहना है कि हम जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं कि भारत में जो है डिजिटल पब्लिक गुड्स का जो है बेनिफिट जो है डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हो रहा है और भारत ने जो है एक डिजिटल आइडेंटिटी इशू कर दिया हर सिटीजन के लिए। और साथ ही साथ जो है इससे क्या हो रहा है, लोग जो सोशल सर्विसेज हैं, डिजिटल इकोनॉमी है, गवर्नमेंट सपोर्ट सर्विसेज हैं, वो सभी लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, उसे प्राप्त कर पा रहे हैं। इससे पूरे जो है भारत को साथ साथ पूरे इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट हो रही हैं उसका एक ब्लूप्रिंट को हम मैक्सिमाइज करने रहे और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस तरीके से आगे काम करने की आवश्यकता है। अगर बात की जाए जो भारत का रोल है, जो डिजिटल पब्लिक गुड एजेंडा भारत ने तय किया है, तो उसमें देखा जाए जो G20 की मीटिंग भारत में भी हुई है, G20 की प्रेसिडेंसी भारत में थी, इसमें भी देखा गया कि जो भारत सरकार ने डिजिटल पब्लिक गुड्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट आर्किटेक्चर की बात की जाए तो ये फ्यूचर का यही आर्किटेक्चर होगा, यानी जो डिजिटल पब्लिक गुड है, जो फ्यूचर का डेवलपमेंट हमारा मॉडल होगा उसका आर्किटेक्चर हमें यहीं से मिलेगा, डिजिटल क्रांति से। तो भारत ने क्या किया है, भारत ने जो है डिजिटल पब्लिक गुड और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है काफ़ी ज़्यादा विकसित किया है और काफ़ी ज़्यादा एक टेंजिबल सोर्स की तरह है, टेंजिबल जिसे हम छू नहीं सकते हैं, यानी हमारा जो है प्रोग्रेस एक कंटिन्यूस रूप से चलता आ रहा है। आगे देखा जाए तो जो G20 कंट्री हैं ये एग्री हुए हैं कि G20 फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसमें जो है सिस्टम ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो G20 की कंट्री हैं एक और भी फ्रेमवर्क इनसाइड बनाएंगे जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाएगी। और अगर हम देखा जाए डिफिनीसन के अकॉर्डिंग, ए सेट ऑफ शेयर्ड डिजिटल सिस्टम यूज्ड टू ड्राइव डेवलपमेंट, इंक्लूजन, इनोवेशन, ट्रस्ट एंड कंपटीशन एंड रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम। तो ये हमारे पास जो डिजिटल हम पब्लिक गुड की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इसमें सीधी सी बात है एक फंडामेंटल फ्रीडम फंडामेंटल राइट की तरह, एक ह्यूमन राइट की तरह फंडामेंटल फ्रीडम होना चाहिए। इसमें सभी को इंक्लूड करने की जरूरत है, एक ट्रस्ट लाने की, ट्रस्ट बिल्डिंग करने की जरूरत है और साथ ही साथ कंपटीशन भी होनी चाहिए जिससे कि ये मोनोपोलिस्टिक कंडीशन न हो पाए, किसी एक देश की मोनोपोली न होने पाए। इसलिए जब सभी लोग साथ आएंगे तो एक इनोवेटिव आइडिया क्रिएट होगा और हमारे लिए इनोवेशन को जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो हम बात करते हैं कि जो हमारे जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है हम बिल्ड करने में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा
आसानी होगी। डिजिटल साउथ साउथ कोऑपरेशन, अब डिजिटल साउथ साउथ कोऑपरेशन को हम देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड पर देखो ऑर्गेनिकली जो है देखा इसको जो है स्वयं जो है एक न्यू तरीके से ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, और जितने कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ की बात करते हैं वो एक लीडिंग एफर्ट भी लगा रहे हैं। अगर देखा जाए आगे तो 97 मिलियन करीब 9.7 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो मोरक्को, टोंगो, श्रीलंका, फिलीपींस के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एक आईडी दिया गया है। आईडी कहाँ से दिया गया है? बेंगलुरु जो है वेस्ट में जो है डेवलप्ड ओपन सोर्स आईडी सोर्स जो जनरेट किया गया, जो MOSIP मॉडुलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी द्वारा एक प्लेटफार्म है जिससे प्रोवाइड किया गया है, और इसमें जो नॉर्वे का भी सपोर्ट है। तो इससे जो है एक हमारे तरफ से मैसेज जा रहा है कि हम जो है सबको जोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। डिजिटल पब्लिक गुड अलायंस भी एक जो है अलायंस है, और इसमें जिसकी मीटिंग जो है जल्दी इथोपिया में होने वाली है एनुअल असेंबली में, जिसमें ये विचार किया जाने वाला है कि हमें स्ट्रेटजिक रूप से एक डिसीजन लेने की आवश्यकता है ग्लोबल साउथ के लिए, और जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट के इकोसिस्टम है उससे हमें अटेंशन दिलाने की ज़रूरत है कि हमें जो वर्ल्ड है वो इम्प्रेसिव स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इसलिए हमें अगर SDG एजेंडा की तरफ आगे बढ़ना है तो हमें पॉजिटिवली इसके बेनिफिट को हार्नेस करने की आवश्यकता है। अब नॉर्वे का पर्सपेक्टिव, ये नॉर्वे के जो राइटर हैं, मंत्री हैं, उनका जो है कहना है कि नॉर्वे की इसमें क्या योगदान है। अगर देखा जाए तो नॉर्वे की जो एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है, को डिजिटल पब्लिक गुड को सपोर्ट करते रहे हैं, और जो हम बात करते हैं को फाउंडर के रूप में जो DPGA है उसके को फाउंडर भी नॉर्वे रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि नॉर्वे जो है एक स्टार्टिंग से ही जो है वो सहयोग दे रहा है और रजिस्ट्री ऑफ सर्टिफाइड डिजिटल पब्लिक गुड को भी प्रोवाइड करा रहा है। अगर आगे देखा जाए तो जो डिफरेंट हमारे पास कंट्री हैं जो नॉर्वे जो है सहयोग दे रहा है, तो 50 in 5 कैंपेन जो है चलाया गया है, जिसमें से पाया गया है कि जो DPCA है जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर चलाया जा रहा है, या अन्य तरीके से चलाया जा रहा है। इस कैंपेन में हो क्या रहा है? इस कैंपेन में एक्चुअल में जो है एक जो है एटलीस्ट 1 डिजिटल गुड को जो है अवेलेबल कराया जाए ग्लोबली, यानी हर 5 साल में कम से कम एक डिजिटल पब्लिक गुड को जो है पब्लिक गुड नहीं, डिजिटल गुड को जो है अवेलेबल कराया जाएगा ग्लोबली। इससे क्या होगा? क्योंकि जो टैक्स पेयर हैं उनको तो बेनिफिट हमको पहुंचाना है। जो पूरे देश का डेवलपमेंट हो रहा है, पूरे नेशन का सिस्टम है, वो कैसे डेवलपमेंट कर रहा है? वो एक्चुअल में टैक्स पेयर के पैसे से हो रहा है। तो जो टैक्स पेयर पैसे दे रहे हैं, तो हमें जो है वहाँ पर उनके ही हेल्प के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए जाने की जरूरत है, और हमें जो है एक स्कार्सिटी जो है हमें वहाँ पर जो है कोई स्कार्सिटी क्रिएट नहीं करनी चाहिए, और न ही कोई कंपटीशन क्रिएट करने की आवश्यकता है। वन एग्जाम्पल इज द वेदर सर्विस ऑफ द नॉर्वे मेट्रोलॉजिकल सर्वे YR विच इज यूज फॉर फॉरकास्ट वेदर अराउंड द वर्ल्ड। तो नॉर्वे का कहना है कि ये जो है इनका एक मेट्रोलॉजिकल सर्विस YR है जो कि पूरे वर्ल्ड में वेदर फॉरकास्ट के लिए यूज किया जाता है। यानी डिजिटल क्रांति में वो पूरे वर्ल्ड को सहयोग दे रहे हैं। वार्निंग सिस्टम जो है प्लांट के लिए, जो हेल्थ सिस्टम जो है, ये वार्निंग सिस्टम ऑफ प्लांट हेल्थ, जो पौधे हैं उनके हेल्थ के लिए भी एक सिस्टम बनाया गया है, जो भी नॉर्वे योगदान दे रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो नॉर्वे ने इसका जो योगदान है मलावी अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर 2 DHIS2 को बनाया गया है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो जो कि नॉर्वे में है उसके द्वारा वो कंट्रोल या मैनेज किया जाता है। और ये जो हेल्थ का सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा है इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफार्म है। और यहाँ पर देखा जाए जो इसको प्रयोग करने वाले हैं, जो 73 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के अथॉरिटी उसका यूज करते हैं। पूरे वर्ल्ड का देखा जाए तो 30% पॉपुलेशन उस अथॉरिटी से द्वारा जो हेल्थ स्टेटस दिए जा रहे हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं। अब देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में हम डिजिटल गुड की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा क्रूशियल चीज़ क्या है? हमें फूड इनसिक्योरिटी से पूरे वर्ल्ड को बचाना है। तो फूड इनसिक्योरिटी से बचाने के लिए अगर देखा जाए तो नॉर्वे ने क्या काम किया है? नॉर्वे ने एक्चुअली फूड सिक्योरिटी को जो है बचाने के लिए क्या है, एक नॉर्वेजियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एफर्ट का प्रयोग किया गया। इसमें देखा जाए डिजिटल पब्लिक गुड को जो है एक WIPS के रूप में उन्होंने आगे काम कर रहे हैं। जैसा कि हमने कहा प्लांट के हेल्थ की स्टेटस को जानना चाहते हैं, प्लांट के हेल्थ की स्टेटस पता चलेगी, जैसे कि मलावी अफ्रीका में काम चल रहा है। और पूरे वर्ल्ड में अगर हेल्थ स्टेटस पता होगा तो पूरे वर्ल्ड में क्या होगा? जैसा कि उन्होंने कहा कि 30% लोग पूरे वर्ल्ड के उससे बेनिफिटेड है। ये जो है बेनिफिट जो है अन्य लोगों को पहुंचेगा। तो जो हम बात कर रहे हैं SDG की तरफ हम उससे तरफ बढ़ सकते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं SDG में कि हम
फूड और हंगर की बात करते हैं कि जीरो हंगर होना चाहिए एसडीजी गोल के लिए। जो जीरो हंगर की बात हम करते हैं, एलिवेटिंग पॉवर्टी जो है फर्स्ट ही गोल हमारा है कि गरीबी को हटाना है और हंगर को जो हटाना है। इसके लिए हमें जो है प्लांट की अगर हेल्थ को स्टेटस देखते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है। नो सर्विस नार गुड इज फुली फ्री एंड सेम इज ट्रू इन द डिजिटल डोमेन। अब ये एक सत्य जो है, ये भी जो है सत्य कड़वा होता है कि इस जो है प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, जो हम डिजिटल सर्विस की बात करते हैं, डिजिटल डोमेन की बात करते हैं, ये फ्री नहीं है। ये बात सबको आसानी से समझ लेना चाहिए कि हमें यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। कोई भी सर्विस हमको फ्री नहीं है। हाँ, उस पर जो है कुछ जो है चीज़ें मिल सकती हैं, आसानी हो सकती है, लेकिन फ्री नहीं है। और गवर्नमेंट और बिजनेस जो है वो दोनों को ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि जो डिफरेंट चैलेंज आ रहे हैं, स्पेशली जो कंसर्न स्पेशली प्राइवेसी का है या डाटा लीक का हो रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर जो बिजनेसमैन है और गवर्नमेंट दोनों के इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है, प्राइवेट सेक्टर वाले ही डाटा को लीक करते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट की एजेंसियाँ भी डाटा लीक करते हैं। जैसे कि फेसबुक को जानते हैं, उसने डाटा को भेज दिया था। इससे क्या होता है, लोगों की जो सुरक्षा है वो इंश्योर नहीं रहती है, जिससे हम बात करते हैं डिजिटल सॉवरेनिटी। तो डिजिटल सॉवरेनिटी तभी मेंटेन हो पाएगी जब हम किसी व्यक्ति को इंश्योर करें कि उसके जो है डाटा सेफ हैं और किसी भी तरीके से उसे टेम्पर नहीं किया जा सकता है, कोई व्यक्ति उसे एक्सेस नहीं कर सकता है। और हम बात करते हैं फ्री और सिक्योर इंटरनेट की अगर बात की जाए तो ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होना चाहिए कि जो है इंटरनेट हमारा सिक्योर होना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टर के लिए भी ये है, जैसे कि जो कंपनियां हैं, तो देखा जाए तो सिंपली सॉवरेनिटी इज एवरी कंट्रीज फर्स्ट कंसर्न। तो किसी भी कंट्री के लिए जो पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग भी सॉवरेनिटी फर्स्ट कंसर्न होता है, लेकिन डिजिटल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग भी ये सॉवरेनिटी को ही डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए हमें एक सिंपल ओपन सोल्यूशन की बात की जाए तो जो डिजिटल पब्लिक गुड हैं, इन्हें जो है हमें एक इंश्योर करना चाहिए वेंडर लॉक इन आर पेड सब्सक्रिप्शन मोड। यानी जो यहाँ पर देखा जाए तो इंश्योर करना चाहिए कि सबके लिए जो है एक सब्सक्रिप्शन मोड ही नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ऐसे भी चीज़ें जो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड ना हो, लेकिन हाँ यहाँ पर हमें सिक्योरिटी को मेंटेन करना आवश्यक है। फॉलोइंग द इंडियन ब्लूप्रिंट, अब भारत सरकार ने क्या क्या किया है नॉर्वे का, उसमें क्या जो है अपना पर्सपेक्टिव है। तो भारत सरकार को देखा जाए तो भारत सरकार ने जो है करीब करीब जो है जो DPGA फ्रेमवर्क भारत उसमें साथ रहा है। और जो हम बात करते हैं 50 in 5 कैंपेन में भारत साथ है। और जो ये मिनिस्टर हैं, इनका कहना है कि हमने भारत में विजिट किया तो हमारा जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड जो है एक्सपीरियंस रहा। उन फर्स्ट एक्सपीरियंस ये देखा जो डिजिटल पब्लिक गुड है वो ट्रांसफॉर्म करे, पूरे इंडियन सोसाइटी को ही ट्रांसफॉर्म कर दे रही है। और देखा जाए तो यहाँ से पूरे वर्ल्ड जो है, पूरी जो डिजिटल जर्नी भारत की, पूरा वर्ल्ड जो है इससे बहुत अच्छा लेसन प्राप्त कर सकता है कि किस तरीके से हम डिजिटल डिवाइड को दूर करेंगे। जैसा कि भारत जो है एक दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, 1 अरब 42 करोड़ लोग रह रहे हैं, उसके बावजूद भारत जो है डिजिटल डिवाइड को दूर करने में लगा हुआ है। तो इस तरीके से अगर भारत कर सकता है तो दुनिया के अन्य देश भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तो पॉपुलेशन कम है। तो ये जो है एक इफर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है द बिहार कास्ट सर्वे एंड द सोशल जस्टिस एजेंडा। इसमें हम देखा जाए तो सोशल जस्टिस एजेंडा की तो बात की जा रही है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए सर जो आर्टिकल है ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इसलिए हमारे पॉलिटिकल न्यूज हमें नहीं पढ़ना चाहिए। उसको जो है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फायदेमंद नहीं होते हैं। लेकिन इसमें जो सोशल जस्टिस की बात की गई सिर्फ इतना ही है कि जो बिहार का कास्ट सेंसस आया है, कि सेंसस है लेकिन नाम सर्वे दिया गया है। जो इस सर्वे है इससे एक बहुत बड़ी बात ये सामने आई है कि जो जनसंख्या है 63% जो है वहाँ पर लोग पिछड़े हुए और OBC और SC ST से जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा बात है। प्रेजेंट टाइम में जो है बिहार सरकार जो है 75% आरक्षण देने जा रही है पूरे बिहार में। तो ये सोशल एजेंडा का सोशल जस्टिस की बात तो है, लेकिन इसके बाद जो चीज़ें आर्टिकल में लिखी गई हैं वो जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, किस गवर्नमेंट ने क्या कर रही है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, ये चीज़ें रिलेटेड हैं। तो हमारे पास ये जो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि बिहार ने कास्ट सेंसस करवाया है और 27% OBC हैं, 36% जो है एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास जो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है, फिर 19% SC हैं, 1.5% जो है ST हैं। तो इस तरीके के जो डाटा है ये डाटा बहुत अच्छी बात है। इसको जो है उत्तर प्रदेश सरकार को तो बिल्कुल कराना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल नाम नहीं ले, सांस नहीं ले रही है। यूनियन गवर्नमेंट तो इससे डिनाई कर रही है इस तरीके के जांच सर्वे कराने के लिए, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसमें जो है आर्टिकल में कुछ ऐसी बातें नहीं है जिसे हम स्टडी करें। आगे देखा जाए तो एक नया आर्टिकल है छोटे वाले में ब्रिज टू नोवेयर। अगर ब्रिज टू नोवेयर का देखा जाए तो कहीं ब्रिज नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो दो लोगों को आपस में कनेक्शन हो जाना चाहिए था, जुड़ जाना चाहिए था, वो जो है
जो किसी तरीके का ब्रिज नहीं है। ये बात हम कर रहे हैं इजराइल और पैलेस्तीन की। तो जो जैसा कि हम सिंपली जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है लगातार एक के बाद एक रेजोल्यूशन लाता है। यूक्रेन और जो रसिया का युद्ध हुआ उससे भी रेजोल्यूशन ला रहा है। जब इजराइल और पैलेस्तीन का हो रहा है, जो स्पेशली जो है हमास का हो रहा है, उसमें भी रेजोल्यूशन ला रहा है। अब उसमें सबसे बड़ी समस्या हो जाती है भारत जैसे देशों की, जो पूरे विश्व में हम विश्व बंधुत्व की भावना की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और हमसे कहा जाता है वोटिंग करो। वोटिंग करना तो ठीक है, लेकिन हम इजराइल की तरफ से करें, पैलेस्तीन की तरफ से करें। पैलेस्तीन कभी भी भारत को सपोर्ट नहीं करता। इस आर्टिकल में तो कुछ और लिखा गया है, लेकिन सच्चाई हमें बताएं, पैलेस्तीन भारत को कभी सपोर्ट नहीं करता है। कश्मीर वाले इशू पर पैलेस्तीन भारत को डायरेक्ट कहा था कि ये भारत पाकिस्तान का मामला है, ये वर्ल्ड कम्युनिटी, इसका कोई मतलब नहीं है। तो जब आज हमास और इजराइल का मामला जो है लोकल लेवल का मामला है, एक बायलैटरल मामला है, तो इसको वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्यों बनाया जा रहा है? जैसा कि रसिया और यूक्रेन का कहा गया, ये रीजनल जो है इशू था, तो रीजनल इशू को आजकल इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है। जो भारत के कश्मीर है, इसकी बात कोई भारत का मीडिया कर ही नहीं रहा है। सब के सब जो है मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो रेजोल्यूशन आया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो भारत ने क्या किया, इस बार जो है इजराइल के विरोध में और पैलेस्तीन के पक्ष में वोटिंग कर दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे हिसाब से। क्योंकि पैलेस्तीन को सपोर्ट करना, किस आधार पर सपोर्ट किया जाए? क्योंकि वहाँ पर हमास को हमास एक आतंकवादी संगठन है और इजराइल के साथ हमारी अच्छी दोस्ती है। पैलेस्तीन एक पॉलिटिकल लेवल पर भी हम कहें, वो भारत को कभी सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है भारत ने तो सपोर्ट कर दिया, लेकिन यूनाइटेड नेशन एक जो है डिफंक्ट एजेंसी है, वो खुद मान चुका है। जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने खुद कहा था कि हम बीते हुए दिनों के इस समय ऑर्गेनाइजेशन बन के रह चुके हैं। तो पूरे वर्ल्ड में अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं, आखिर जो पैलेस्तीन और इजराइल की लड़ाई है, वो लड़ाई रुकी क्यों नहीं? अगर यूनाइटेड नेशन इतना ही सक्षम होता तो लड़ाई होती ही नहीं। अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई होती ही नहीं, भारत पाकिस्तान की लड़ाई होती ही नहीं, म्यांमार में चाहे अफ्रीका में कू होता ही नहीं, रसिया और यूक्रेन में लड़ाई होती ही नहीं। तो अगर देखा जाए तो ये केवल ला रहे हैं, इससे ये पता चल रही है कि कौन सा देश किस गुट में है। ये गुटबाजी करने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें यही चीज़ें आर्टिकल में की गई। भारत ने जो है अब की बार पैलेस्टीनियन के राइट की बात की है कि पैलेस्टीनियन जो है उनके फेवर में भारत ने वोट किया है कि राइट टू होम एंड प्रॉपर्टी होना चाहिए, और इजराइल जो है उनको इससे वंचित रख रहा है, उनके ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है। तो ऐसा जो है आर्टिकल में लिखा गया है। लेकिन इस बात को एनालिसिस करने की आवश्यकता है कि पैलेस्तीन, हम जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में राइटर हमें तभी नंबर देगा, एग्जामिनर हमें नंबर तभी देगा जब हम भारत के अच्छे के लिए काम करें। अगर हमारे कश्मीर हमारे हाथ से जा रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारा कोई साथ नहीं देने वाला है, तो हमको एग्जामिनर भी जो है क्रिटिसिज्म को हमारे नहीं मानने वाला है। लेकिन हाँ, आर्टिकल में कुछ इस तरीके की बात है, लेकिन उस रेजोल्यूशन में ये ऐसा नहीं कहा गया कि हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया और बहुत सारे लोग अचानक में मारे गए। इसको रेजोल्यूशन में रखा ही नहीं गया। ये क्या है? एक पूरी तरीके से बायस्ड है। अगर पैलेस्तीन का पक्ष रखा जा रहा है, तो जहाँ पर 8,000 या 10,000 से ज़्यादा मारे गए, तो वहाँ पर इजराइल का भी पक्ष रखना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले भारत के कश्मीर इशू का पक्ष रखा जाना चाहिए। लेकिन भारत के कोई जो है नेता, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी या यूनाइटेड नेशन में जो सेक्रेटरी वगैरह हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ये ज़्यादा ही काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे वर्ल्ड को अपने ही देश की राजनीति, अपने ही देश की पॉलिटिक्स को लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये था आज का आर्टिकल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और चैनल पर जो भी हम बातें कहते हैं उससे हमारा पर्सनल कोई रिलेशन नहीं है। ये आर्टिकल की चीज़ें होती हैं, हम जो पहले आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं, कहीं अन्य पढ़े हैं, उन सब चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारा पूरा एजेंडा होता है कि हमारा आर्टिकल, हमारा डिस्कशन हमारे एग्जामिनेशन के ओरिएंटेशन में होना चाहिए। साथ ही साथ हमें भारत के किस तरीके से हम पूरे विश्व में अपने जो है महत्व को बढ़ा सके, इसके प्रेफरेंस में होना चाहिए, न कि हमें किसी दूसरे के आपसी लड़ाई को जाकर के वोटिंग और एब्सेंट के माध्यम से डिस्कस करने की कोई आवश्यकता है। सो थैंक्स फॉर द वाचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।